अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, केमिस्ट्री नाइन्थ में जो है जब लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेडिकल के बारे में है। सही है। इससे पहले वाला लेक्चर जो है फर्स्ट में जो है हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने दो क्लासेस डिस्कस किए थे, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है इम्प्योर सब्सटेंसेस। फिर दूसरे लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस डिस्कस किया और प्योर सब्सटेंसेस की दो क्लास है, एक था एलिमेंट और एक है कंपाउंड, जो कि एलिमेंट के बारे में हमने दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तीसरे लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो है प्योर सब्सटेंसेस के क्योंकि दो क्लास है, एक एलिमेंट है एक मॉलिक्यूल है। तो तीसरे लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, किस बेसिस पे उसकी जो है क्लासिफिकेशन हुई है। फोर्थ लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो है प्योर सब्सटेंसेस के क्या है, दो क्लासेस है, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या है और उसके भी दो टाइप्स है, एक है मॉलिक्यूल और है आयोनिक सब्सटेंसेस। तो फोर्थ लेक्चर में हमने आयोनिक सब्सटेंसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि आयोनिक सब्सटेंसेस होता क्या है। सही है। आज जो है हम जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे रेडिकल्स के बारे में कि रेडिकल्स क्या है। रेडिकल्स का एक और नाम भी है, एक और चीज़ से जो है हम इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फ्री रेडिकल भी कहा जाता है। रेडिकल और फ्री रेडिकल में कोई भी मतलब जो है इस तरह का कोई ख़ास कंपैरिजन या फिर जो है डिफरेंस नहीं है। बाज़ लोग इसको कहते हैं रेडिकल और बाज़ लोग इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, तो इसमें कोई जो है मसला नहीं है। ठीक है। अब रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स ऐसे एटम या फिर ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे एटम या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है। कंप्लीट डिफिनेशन अगर मैं आपको समझा दूँ या फिर जो है कंप्लीटली इसको जो है सिर्फ या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर जो इसकी जो परफेक्ट डिफिनेशन है वो आगे जाके शायद मतलब इसी लेक्चर में मैं आपको बता दूँ। सही है। अब क्या है हमारे पास? रेडिकल ऐसे एटम या फिर मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे लफ्ज़ नोट करें, मैंने कहा वैलेंस शेल में। ठीक है। ऐसे एटम या फिर मॉलिक्यूल जिनके वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिनके लास्ट शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। सही है। सपोज़ अगर आप फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और इसके पास जो है एक प्रोटॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे तो किस तरह होगा? ये बीच में आप फर्स्ट करो न्यूक्लियस है और ये इसके फर्स्ट शेल है जहाँ पे एक एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप लिथियम को फर्ज करें Li, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो इसका अगर हम मतलब स्ट्रक्चर ड्रा करें किस तरह होगा? बीच में जो है न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे मतलब फर्स्ट शेल होगा और यहाँ पे ये सेकंड शेल होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा जो कि पेयर्ड फॉर्म में होगा और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा जो कि अनपेयर होगा। यही मैंने आपको कहा था कि रेडिकल ऐसे एटम या मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे इनमें से वैलेंस शेल कौन सा है? ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो लास्ट शेल है ना, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, क्योंकि लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका लास्ट शेल है। जो लास्ट शेल है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को वैलेंस शेल कहते हैं। और मोस्टली जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में ही हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे साथ साथ जो है एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा और उसी और एग्जांपल से एक और पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ में आए। आप फर्स्ट करो हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है। F है, फ्लोरीन सिंबल F है फ्लोरीन का। इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 9 प्रोटॉन है। ठीक है। ये आज में भी मैंने आपको समझाया था कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो इस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव का चार्ज जो है ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करे तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, इसका मतलब P जो है पॉजिटिव का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है। तो यहाँ पे अब ये कंसीडर करें कि मतलब 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन है। अब जो है अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल हुआ और ये सेकंड शेल हुआ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कि हमेशा पेयर फॉर्म में होगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी 7 इलेक्ट्रॉन रहता है अभी भी। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इसका पेयर होगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे पेयर होगा, 2 यहाँ पे पेयर होगा और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं? ये जो लास्ट शेल है ना, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं। सही है। अब आप देख रहे हो कि वैलेंस शेल में पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी है, ये पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये पूरा एटम हमारे पास रेडिकल है। और वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आगे जाके जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मतलब जो है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि बाद में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये रेडिकल है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है। तो जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास, उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस वजह से क्योंकि आगे जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो इसी इलेक्ट्रॉन के साथ बनेगा, ठीक है। पिछले वाले लेक्चरों में मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होगा। सही, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ये वाला जो कि अनपेयर है, ठीक है। जो पेयर्ड वाले हैं वो ऑलरेडी पेयर हुआ है तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा ऐसे मतलब जो है इलेक्ट्रॉन के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा, ऐसे एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके पास जो है क्या हो, वो एटम रेडिकल के फॉर्म में हो। वही एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा जिसकी वजह से पेयर्ड होगा, और पेयर होने की वजह से वो क्या होगा, स्टेबल हो। सही है। तो यहाँ पे जो है ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक और नाम देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, ऑलरेडी पेयर्ड है, तो इस वजह से इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो रेडिकल फॉर्मेशन है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से रेडिकल बनता है, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन को हम किस तरह मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन के ऊपर एक डॉट देते हैं, और यही रेडिकल का जो है रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रेडिकल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उस एटम के ऊपर एक डॉट का साइन लगाते हैं, जो कि ये हमें इंडिकेट करेगा कि मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पे किस तरह शो करेंगे, जो इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह शो होगा, इस तरह। अब इस चीज़ में आप कंफ्यूजन ना करें, सही है। क्या यहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जिस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ ऑक्सीजन के ऊपर, आपको इस तरह नज़र आएगा जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक दूसरे के करीब होगा। अब देखिए इनमें काफ़ी मतलब गैप है, इस इलेक्ट्रॉन के और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान काफ़ी गैप है। हालांकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के करीब इस तरह जो है हम उसको शो करते हैं, और जो लोन पेयर है वो करीब करीब है, और जो हमारे पास रेडिकल है वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आया उनके पास लोन पेयर है या फिर ये रेडिकल के फॉर्म है। जिस तरह एक और एग्जांपल इसी का मैं आपको मतलब करवा दूँ, ये जो है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे इस तरह के मतलब दो डॉट लगे हुए हैं, क्या ये रेडिकल है या लोन पेयर है? ऑफ कोर्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो दो रेडिकल थे वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ है। दो हाइड्रोजन इसी वजह से तो लगा है, एक ऑक्सीजन का रेडिकल यहाँ पे था, एक ऑक्सीजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो यही दो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के पेयर कर रहे, तो जिसकी वजह से मतलब कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है। होप के यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि रेडिकल क्या है। असल में रेडिकल एक ऐसे एटम या एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर जो है क्या हो, किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी एटम के अंदर उसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह है? रेडिकल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एटम है और उस एटम पे जो है हम एक डॉट लगाते हैं, और वही डॉट हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, रेडिकल को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे अगर मैं एक डॉट लगा रहा हूँ तो ये रेडिकल का, सही है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आपको समझ में आ रहा होगा, क्या जो है दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो सब जो है रेडिकल के फॉर्म में, ख़ासकर एटम की अगर हम बात करें, क्या वो सब जो है रेडिकल है?
क्या जो है आप सोच रहे हो, क्या पॉसिबल है ये? जितने भी एटम हैं क्या दुनिया में सब रेडिकल के फॉर्म में हैं? टोटल हमारे पास कितने एटम हैं? टोटल हमारे पास जो एलिमेंट की जो तादाद है वो 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट जो है हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 118 में से एक ग्रुप ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडिकल के फॉर्म में नहीं है, बाकी जितने भी एटम है सब रेडिकल फॉर्म में है। ठीक है, वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस का, जिसमें जो है हीलियम आ रहा है, जिसमें नियोन आ रहा है, जिसमें जो है क्रिप्टोन आ रहा है, जिसमें जीनोन आ रहा है, ठीक है, जिसमें आर्गोन आ रहा है। ये क्यों रेडिकल के फॉर्म में नहीं है? क्यों रेडिकल के फॉर्म में नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास, मतलब इनकी जो वैलेंस शेल है ना सब जो है ऑलरेडी पेयर्ड है। इसी वजह से तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, ये किसी और केमिकल के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि मतलब बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है, जो कि रेडिकल के पास है वो इलेक्ट्रॉन। तो रेडिकल इसी वजह से हाईली एनर्जेटिक है, हाईली रिएक्टिव है, वो जल्दी से किसी और केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा ताकि उसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए? पेयर्ड हो जाए। यहाँ तक समझ में है आपको? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हुआ कि सिवाय इन गैसेस के, सिवाय इन एटम्स के जितने भी बाकी एटम्स है वो सब जो है क्या है? वो रेडिकल के फॉर्म में। कहाँ से मुझे पता चला? क्योंकि जितने भी इन एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किस वजह से करेगा? ताकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करे, मतलब इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है, तो इसी वजह से वो रेडिकल है। सही, यहाँ तक समझ में आपको? होप के यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है रेडिकल जो है आपको रेडिकल के बारे में पता चला, रेडिकल का डेफिनेशन आपको आ गया, रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया, और रेडिकल और लोन पेयर के दरमियान आपको डिफरेंस आ गया कि लोन पेयर क्या है और रेडिकल जो है क्या है। रेडिकल अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आ सकता है, और जो लोन पेयर है वो मोस्टली 2 डॉट की सूरत में हम जो है एटम्स के ऊपर जो है हम ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। फर्दर ऑन रेडिकल जो है इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होगा, हम रेडिकल को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 4 मेथड है, 4 मेथड्स के थ्रू जो है हम रेडिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, मेथड टू प्रोड्यूस रेडिकल्स, रेडिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए 4 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या होगा? पहला मेथड होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन का। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो है हम बहुत मतलब ऐसे रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बहुत एनर्जी हो। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रे हो सकता है, इसके अलावा जो है यूवी रेस हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा गेमा रेस हो सकता है। तो एक्सरे यूवी रेस के अंदर इतनी एनर्जी है कि 2 एटम के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना है उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप फर्ज करो हमारे पास जो है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो है अगर हम एक्सरे को फायर करें, एक्सरे जब फायर होगा तो ये जो 2 एटम है ना, ये जो है इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और जब केमिकल बॉन्ड टूट गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास लेके आएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि जो है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से बना है, आई विल रिकमेंड कि मतलब आप जो है मॉलिक्यूल के बारे में जो तीसरा लेक्चर इस चैप्टर में हमने जो है परफॉर्म किए हैं वो जो है आप एक दफ़ा देख लें। ठीक है, कि एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होगा, वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर आपस में शेयर करेगा ताकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा इसी वजह से। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि एनर्जी जो रेस यहाँ पे है वो एक तरह का एनर्जी है। यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे तो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जब केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब 2 एटम आपस में जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रहा होगा। यस, यू आर राइट। इसी तरह है जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सपोज मैंने आपको कहा पहले रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल दोनों रेडिकल के फॉर्म में, तो यही रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास HH बनेगा।
यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे असल में जब ये केमिकल बॉन्ड बना ना, इसमें से एनर्जी रिलीज़ होगा। जितना एनर्जी इसने रिलीज़ किया है उतना ही एनर्जी जब इसको हम जो है सप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये अपने अंदर से जो है जो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड है वो डिसोसिएट होगा और टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, दोबारा मतलब यही रिएक्शन रिवर्स होके हाइड्रोजन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चल गया, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगा। और जब दो एटम के दरमियान हम केमिकल बॉन्ड को तोड़ देंगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने एनर्जी सप्लाई करना है एटम को, मॉलिक्यूल को, तब जाके उनके दरमियान क्या होगा, केमिकल बॉन्ड डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस तरीके को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे में जो है आपको मतलब करवा दूँ। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल किस तरह का मॉलिक्यूल है, फिर से एक दफ़ा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तीसरे वाले लेक्चर को, मॉलिक्यूल को आप देख लें, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पे अलन क्या पे मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता दूँगा, लेकिन जो कंप्लीट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है मॉलिक्यूल्स के बारे में। सही है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है असल में, ये मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे रेडिकल बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मॉलिक्यूल है, इसको हमने एक्सरे एनर्जी सप्लाई किया, जिसकी वजह से इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड टूट गया। किस तरह टूटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से दो हमारे पास क्या बने, हाइड्रोजन रेडिकल बने। ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, ये कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, दो तरह के मॉलिक्यूल मैंने आपको पढ़ाया था। एक है हमारे पास होमोजीनियस मॉलिक्यूल है, और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक है होमोजीनियस मॉलिक्यूल, एक है हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। आपको क्या लगता है, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 आपने देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। चलो मैं आपको थोड़ा सा और इजी करवाता हूँ। होमो का मतलब है सेम और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। क्या ये मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है? हाँ, तो ये होमोजीनियस मॉलिक्यूल है। जब होमोजीनियस मॉलिक्यूल से हम रेडिकल जनरेट करते जो है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का आपको लफ्ज़ समझ में आ रहा होगा, वो क्या है, तोड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे, रेडिकल बना रहे हैं, जो कि सेम एटम से मिलकर बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मॉलिक्यूल से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से जो रेडिकल बनेगा वो सेम रेडिकल होगा, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रेडिकल होगा। ठीक है, नहीं है मज़ा, एक फिर से बताता हूँ। सही है, ये जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम से मिलकर बना है, एक मॉलिक्यूल है सेम एटम से मिलकर बना है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। जब इसको हमने एनर्जी सप्लाई किया, चलो फिर से इससे भी इजी मैं आपको बताता हूँ। सही है, आपने क्या किया, दो जो है दो हमारे पास मतलब दोस्त हैं, जिनके दरमियान मतलब अच्छा खासा बॉन्डिंग है, अच्छा खासा मतलब उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अगर इन दोस्तों के दरमियान हमने कोऑर्डिनेशन, मजाक कर रहा वैसे, सही, दोनों दोस्तों के दरमियान अगर हमने कोऑर्डिनेशन को ख़त्म करना है, तो कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, कुछ तो जो है प्लेन चाहिए। तो ये इन दोनों के दरमियान मतलब जो है हमने कोऑर्डिनेशन को ख़त्म किया। अब ये दोस्त अलग हुआ, ये दोस्त अलग हुआ। ठीक है, वैसे मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं। ये जो है दोस्त, ये दोस्त दोनों को जो है तोड़ने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों जो है जब जो है आपस में मतलब दोस्त बनेंगे, उस टाइम पे मतलब क्या होगा, ये भी कुछ दोस्त मतलब ये भी दोस्त कंप्रोमाइज़ करेगा, ये भी दोस्त कंप्रोमाइज़ करेगा थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अब इसी कंप्रोमाइज़ और अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए हमने दोबारा मेहनत करना है। ठीक है, सेम केस यहाँ पे हो रहा है। अब हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के दरमियान अगर हमने बॉन्ड तोड़ना है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी जब जो है हमारे पास आया, तो ये जो है हाइड्रोजन रेडिकल और ये हाइड्रोजन रेडिकल क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, और ये भी रेडिकल में कन्वर्ट होगा और ये भी रेडिकल में। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल। और क्योंकि यहाँ पे क्लेवेज हुआ है ना, क्लेव हुआ है, बॉन्ड टूट गया, तो इस वजह से इसको कहते हैं होमोजीनियस क्लेवेज। ठीक है, होमोलाइटिक क्लेवेज, क्योंकि जो है सेम मॉलिक्यूल से जो है रेडिकल बन रहा है।
और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से जो रेडिकल बनेगा वो सेम रेडिकल होगा, ये भी हाइड्रोजन रेडिकल है, ये भी हाइड्रोजन रेडिकल है। और जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा वो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल से होगा। जिस तरह आप फर्ज करें हमारे पास मतलब एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा HCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको जब हम जो है एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान भी बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से दो चीज़ हमारे पास फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक हमारे पास फॉर्मेशन होगा H रेडिकल का और एक जो है क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से जो है डिफरेंट तरह के जो है रेडिकल बनेंगे, एक हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट होगा और एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा। अब इसमें आप देख रहे हो जितने भी जो है रेडिकल जनरेशन है वो एनर्जी की वजह से, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन मेथड टू फॉर्म रेडिकल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो रेडिकल जनरेशन हमने किया है वो एनर्जी के थ्रू है। क्या एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल हम बना सकते हैं? सपोज़ यहाँ तक तो रेडिकल बन गया, क्या इस रेडिकल को मैं इस्तेमाल करके या इस क्लोरीन रेडिकल को इस्तेमाल करके मैं कोई और रेडिकल बना सकता हूँ? हाँ, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूँ, एक रेडिकल को इस्तेमाल करके एक और रेडिकल हम बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे आपको एनर्जी सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जो है समझा दूँ। ये वाला पोर्शन आप नोट करें, सही है, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। ओके, यहाँ पे आप जो है कंसीडर कर लेना, ये हमारे पास क्लोरीन रेडिकल आ चुके हैं, ये क्लोरीन रेडिकल आ चुके हैं। क्या इस क्लोरीन रेडिकल को हम इस्तेमाल करके कोई और रेडिकल बना सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है। जिस तरह आप फर्ज करो मैं जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ऐड कर रहा हूँ, इसको एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन अपने लिए नोट करिए, इथाइलिन, ये इथाइलिन है। अब क्लोरीन रेडिकल जैसे ही इनके साथ मैं इसका जो है रिएक्शन करवाऊँगा तो ये क्या करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इस पे भी रेडिकल का चार्ज आएगा, इस पे भी रेडिकल का चार्ज आएगा, और इसमें से एक रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो कि मतलब ये रेडिकल ख़त्म होगा, ये रेडिकल ख़त्म होगा और एक नया रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो है आगे जाके ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह होगा, ये CH2 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, जिसकी वजह से ये क्लोरीन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। और अब क्योंकि डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसमें से ख़त्म होगा, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। और अब ये क्या है, इस कार्बन का CH2 तो है, लेकिन क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ये जो है कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर एक जो है इस तरह का जो है डॉट है, जो कि रेडिकल का साइन है, लेकिन इसके पास कोई और जो है रेडिकल है नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कितना जो है एक सही से जो है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है कि ये रेडिकल हम यूज़ करके कोई और रेडिकल बना सकते हैं, ठीक है। सपोज़ इसी में अगर इसी चीज़ में मैं एक और CH2 ऐड करूँ फिर, तो ये कार्बन जो है क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाया, मतलब ये CH2Cl और ये CH2 तो इसी तरह था, तो ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये CH2, लेकिन लास्ट वाला क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अनपेयर पेयर हुआ, लेकिन लास्ट वाले कार्बन पे फिर से एक जो है चार्ज आएगा। फर्स्ट करें इसी चीज़ में अगर मैं एक और CH2 ऐड करूँ तो फिर से यही रिएक्शन होगा ना, ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये CH2Cl CH2 और लास्ट में क्या हुआ, एक और जो है रेडिकल बन गया। देखिए इस रेडिकल की वजह से जो है क्या कर रहे हैं, चेन प्रोपगेट कर रहे हैं, चेन जो है लंबा होता जा रहा है। इसमें आप CH2 ऐड करते जाओ, ये खुद ब खुद इसमें लगते हुए आगे आगे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा।
इसी तरह जो है हमारी डेली लाइफ में जो बड़े बड़े हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जिस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक इसी प्रोसेस के थ्रू बनेगा और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन असल में एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सेम यूनिट को, ये देखो सेम यूनिट यहाँ पे फिर से CH2 हमने ऐड किया, फिर से वहाँ पे लगेगा, फिर से CH2 ऐड किया, फिर से वहाँ पे लगेगा, फिर से CH2 ऐड किया, फिर से वहाँ पे लगेगा, फिर इथाइलिन ऐड किया, फिर वहाँ पे, फिर इथाइलिन ऐड किया, फिर वहाँ पे, फिर इथाइलिन ऐड किया, फिर वहाँ पे, फिर इथाइलिन, 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 फिर वहाँ पे। देखो कितना बड़ा चेन हमारे पास बनेगा। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है यूनिट, और जो है रेशन का जो है वो एक प्रोसेस को शो कर रहा है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, किस तरह कि छोटे छोटे यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, आपस में उनकी जो है केमिकल बॉन्डिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इस वाले टेक्निक को कि रेडिकल जो जनरेशन कर रहे हैं हम, रेडिकल के साथ इस वाले टेक्निक को जो है हम मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पॉलीमराइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है रेडिकल जनरेशन, ये है इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशिएशन, जहाँ पे हमने रेडिकल को जनरेट किया और ऐड किया। ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन में क्या है, प्रोपगेशन में ये होता है कि आगे जाके मतलब यही जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होगा। देखो बार बार ये इधर ऐड हुआ, ये इधर ऐड हुआ, ये इधर ऐड हुआ, ये इधर ऐड हुआ, इधर ऐड होते ही जाएगा। इस वजह से को कहते हैं चेन रिएक्शन, प्रोपगेट करता जाएगा एज लॉन्ग एज। ये उस वक्त तक रिएक्शन होगा जब आप कोई और रेडिकल इसमें ऐड ना करें। देखिए ये हाइड्रोजन रेडिकल, ये यहाँ पे कार्बन रेडिकल है, ये किसी और कार्बन के साथ मिलने से पहले अगर इसमें हम एक और रेडिकल ऐड करें, फिर वो रेडिकल इसके साथ, सपोज इस हाइड्रोजन को इसके साथ अगर ऐड करें तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होके CH3 बनाएगा और ये ख़त्म हो गया रेडिकल। तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगा। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। सही यहाँ तक समझ में आया। फिर जो है रेडिकल के बहुत सारे यूजेस है, जिस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो ओजोन लेयर है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन, उनकी जो है डीफॉर्मेशन, उनकी डिप्लीशन में जो है रेडिकल का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे मतलब रिएक्शन है जो कि रेडिकल बेस्ड है, वहाँ पे रेडिकल का इस्तेमाल होता है। सही है, होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो है कन्फ्यूजन हो, आप जो है पूछ सकते हो। फिर इंशाल्लाह हम उस पर जो है एक नया लेक्चर जो है रेडी करके जो है आपके लिए लेके आएंगे। सही है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर जो है मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।